अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ारिया बुखारी, डॉक्टर फ़ैब आपसे इस वक्त डायरेक्ट लाइव बात कर रही हूँ। मैं आजकल फ़ीनिक्स आई हुई हूँ, एरिज़ोना। अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने कोई बात करनी थी आपसे। ये काम बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने खासी देर से वार्न कर रही हूँ आप सबको। और मैंने कहा था कि तुर्की को काबुल एयरपोर्ट का जो एक वो इंचार्ज बनाने से रोकें, बिकॉज़ थिंग्स आर गोना गेट वेरी अगली, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का बड़ा पिवटल रोल है। हम जिस लेवल पे आज अभी तक पहुँचे हैं कि यूएस फाइनली विड्रॉ कर रहा है फोर्सेस को, और अफ़गानिस्तान में फाइनली एक जो फॉरेन ऑक्यूपाइड फोर्सेस हैं वो निकल रही हैं। उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इन अफ़गानिस्तान। अब इंडिया उसको माने या ना माने, लेकिन इंडिया ने पिछले तकरीबन 2 दहाइयों में इतना सत्यानाश कर दिया अफ़गानिस्तान का, और वॉर को और एस्केलेशन ऑफ वायलेंस को इतना ज़्यादा एग्रवेट किया, जिसकी वजह से रीजनल डिस्टेबलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से ग्लोबल डिस्टेबलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से टेररिज्म बढ़ा, कम नहीं हुआ। और ये देखिए, इट्स अ कंट्री, इट्स अ सॉवरेन कंट्री अफ़गानिस्तान. It is not the maid of India. It is not the maid of US. It's not the maid of NATO. It's not even the maid of Russia or China or even Pakistan. It's an independent sovereign country, and it has the right to be able to make its own decisions autonomously like any other country. And unfortunately ये right जो है ये अफ़गानियों से ले लिया गया है, और तालिबान को बहुत ज़्यादा मिलाइन करके पेश किया जाता है पूरी दुनिया के सामने। और बिकॉज़ फॉर सम रीज़न द सेम यूएस के जो सऊदी अरेबिया के साथ जो कि टोटली अलाइंड है, व्हेन दे टेल देयर वुमेन to wear a burqa and hijab, and when they tell their women to do certain things and not do other things. लेकिन जब अफ़गानिस्तान के तालिबान ये सब बातें करते हैं कि वो अपनी औरतों को कहते हैं आप ये करें, वो ना करें, वो करें, ये ना करें, तो ये सारे के सारे सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, यूएस, नेटो countries, in the name of women's freedom and liberation and democracy, अफ़गानिस्तान में ये तालिबानों के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग करना शुरू कर देते हैं, डिप्लोमेटिकली भी और इवन मिलिटरली। तो ये इन्होंने अनफॉर्चुनेटली they don't want the Taliban to form a government in Afghanistan. Period. There's no way कि इंडिया जुर्रत कर सकता है कि वो इस तरह से बॉम्बिंग करे, एयर स्ट्राइक्स करे अफ़गानिस्तान में विदाउट द बैकअप ऑफ यूएस। और उन्होंने क्वाड बनाया हुआ है, और क्वाड जो है वो उनका चल रहा है। और क्वाड का मकसद ये है कि रीजनल डोमिनेशन हो, रीजनल इनकी ग्लोबल हेजेमोनिक एजेंडा ऑफ कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म हो, अफ़गानिस्तान से जाके भी ये ना जाएं। तो एज़ पाकिस्तानीज़ हमारा क्या रोल होना चाहिए? आई थिंक वी आर काइंड ऑफ in a very tight spot here. Honestly, we are in a very tight spot. मैं ख़ासी अरसे से गायब हूँ. I've been busy. मैं अभी ख़ासी busy हूँ आजकल. But I decided to do this video because I think it's a time-sensitive matter. I cannot wait. I have to let you guys know this thing कि something has to be done. कुछ करना पड़ेगा. एक चीज़ है कि एक तो we are at a pivotal point in history of mankind. This was a war that is supposed to be ending, लेकिन बहुत ही violently end हो रही है, और एंड कहा जा रहा है कि हो रही है, लेकिन एंड नहीं की जा रही, बल्कि उसको मज़ीद एग्रवेट किया जा रहा है। And I think it is going to have very serious repercussions for not just Pakistanis and Afghans, but for the rest of the world as well. अभी आप देखिए, रशिया ने अपनी जो आर्मी है वो उन्होंने बॉर्डर पे जो अफ़गानिस्तान और रशिया का है वहाँ पे उन्होंने अपनी इकट्ठी करनी शुरू कर दी है आर्मी।
और उधर से यूएस जो है वो इंडिया को बैकअप कर रहा है कि तुम जाओ जाके रिएक्ट करो और तुम जाओ जाके एयर स्ट्राइक्स करो। बाइडन सामने खुद से नहीं कर रहा, बाइडन ने इंडिया को आगे लगा दिया है। अब अनफॉर्चुनेटली अब ये WW3 की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक्स की बात आ जाती है तो फिर एयर स्ट्राइक्स की जब बात आती है तो फिर बात आ जाती है कि अब जब एयर फोर्सेस और आपके जो पायलट्स हैं और जो आपकी कॉम्बैट एयरप्लेन्स हैं वो फिर इंगेज हो जाते हैं, जिसमें अब चाइना आएगा आगे, जिसमें रशिया आएगा, पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और दिस इज़ गोना बिकम क्विकली टर्न इनटू अ WW3। और उसमें जो टर्की का जो रोल है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि टर्की किसकी साइड लेगा, बिकॉज टर्की को इन्होंने काबुल एयरपोर्ट पे जानबूझ के बिठाया है। उनको पता है कि टर्की पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एलाई है। वॉर हो जाती है जिसमें पाकिस्तान है और चाइना है, रशिया है, और दूसरी साइड पे यूएस है और ये नेटो है, क्वाड है और इंडिया है। तो उसमें तुर्की ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो नेटो के लिए काबुल एयरपोर्ट पे बैठेगा, और जो कि बेसिकली इट इज़ इक्विवेलेंट टू देयर मिलिट्री बेस। तो अभी एयर स्ट्राइक भी मेरे ख्याल में वहीं से हो रही हैं, और जिसके पास काबुल एयरपोर्ट है उसके पास वो फतह है, विक्ट्री है, सिंपल एज दैट। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान कभी भी तुर्की के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। Obviously, we can't go to war against Turkey. So they're playing their game. It's basically you're on the chessboard right now. This is a game of chess, unfortunately. और ये power struggles चल रही हैं और power games चल रही हैं। We had a window of opportunity to ensure कि Turkey जो है वो काबुल एयरपोर्ट पे नहीं जाता, लेकिन मेरा ख्याल है वो चला गया ऑलरेडी। He's already sitting there. Erdogan is sitting there. He's got about 500-600 soldiers who have taken control of Kabul airport. I think air defense भी set up कर लिए उन्होंने. Lots of things are happening, and we as Pakistanis are stuck in the middle of all of it. Or the world is trying to polarize towards a World War III, where allies are going to fight. They're going to unite and fight against each other. So, and जो आपकी United Nations और सारी की सारी जो organizations, so-called anti-war organizations, and they are not interested in doing anything about it. अभी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि हम एक पीस मेकिंग एक मिशन पे हम we try to get everybody, all the relevant actors to come together and let's talk it out. Kind of उस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी कि हम करेंगे कॉन्फ्रेंस, but it didn't work out. आपको जो ये गनी रजीम जो है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिली है, but the fact is कि इस वक्त अगर आप अफ़गानिस्तान का नक्शा देखें तो इस वक्त मेजॉरिटी जो एरियाज़ हैं वो अब तालिबानों के हाथों में आ चुके हैं. So whoever wants to have a future in Afghanistan will have to have a cordial relationship with the Taliban. So US has a lot to lose in this. If US backed by Modi's fascist extremist ideology jumps into another conflict and ends up alienating any future cordial relations with the future government of Taliban's that in Afghanistan. तो US का जो एक जो कहते हैं ना कि when you know who is winning the war, you try to make sure you are in the good books of the winners, because especially if you are very much interested in doing something in that area. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीत तो रहे हैं वो, उन्होंने जीत तो जाना है, बड़े आराम से जीत रहे हैं वो. आप एयर स्ट्राइक्स कर देंगे तो वहाँ से रशिया तो तैयार बैठा है एनी टाइम, एक सेकंड नहीं लगेगा. एंड जैसे सीरिया में हुआ था
रशियन एयरप्लेन्स आ जाएंगे, चाइना के एयरप्लेन्स आ जाएंगे, पाकिस्तान के भी आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया का जहाँ नाम आता है वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौरन आ जाता है। तो वी आर लुकिंग एट एन इमर्जिंग global war with nuclear powers getting engaged shortly, and then Turkey is sitting there. They think Turkey is their trump card, but they have to realize that Taliban have already told Turkey that they are not gonna let Turkey take over the Kabul airport, which means it's gonna be an all-out war. And if Turkey is gonna take the side of the Quad, then that's how it's going to be, at the end of the day. If Biden thinks that Pakistan will have to kind of hold itself back because Turkey is sitting at the airport, at the Kabul airport, and Biden is really mistaken, because we in Pakistan have lost so much. Tremendous loss of human life, tremendous loss of revenue, livelihoods, lives, precious lives, बच्चे, children, APS के बच्चे, soldiers. अभी मैंने ट्विटर पे soldiers की तस्वीरें लगाई हैं जिनकी शहादतें हुई हैं. I mean, we are having sacrifices every day. We are getting martyrs every day. So it's a matter of survival for Pakistan right now, technically. अगर आप कहें ना कि it's a do or die situation हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, तो if US thinks कि अच्छा हमने टर्की को वहाँ पे बिठा दिया है, वो पाकिस्तान को कंटेन कर लेगा और रशिया को हम संभाल लेंगे, चाइना को हम इकोनॉमी के थ्रू संभाल लेंगे, तो that's a bad strategy. It's not gonna work. जब आप एस्केलेशन में चले जाओगे, जब आप इंडिया के फैशिस्ट एजेंडा, द सो कॉल्ड अखंड भारत हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कंफॉर्म करके आप एयर स्ट्राइक्स में चले जाओगे, देन देयर इज गोना बी अ रिबटल. ये रशिया का जो इस वक्त जो पूरा का पूरा वहाँ पे सेटअप हो चुका है, so this is gonna become crazy. रशिया के साथ चाइना है, पाकिस्तान को आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो I mean we have to try to survive, right? तो US पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकता कि पाकिस्तान क्यों आ गया है. They should have withdrawn the way they committed and promised per the international guidelines. कि जब आप विड्रॉ करते हैं तो आप तरीके से विड्रॉ करते हैं. आप एक प्रोटोकॉल होता है, एक इंटरनेशनल एल्गोरिथम होता है जिसमें ह्यूमन लाइफ का ज़िया नहीं होता, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट एग्रेवेट नहीं होती. सो यूएस, अगर बाइडन इज़ नॉट गोना डू ऑल ऑफ दैट, देयर इज़ गोना बी मोर कार्नेज ऑफ कोलैटरल डैमेज, कोलैटरल लॉस ऑफ लाइफ, जिसमें अमेरिकन लाइव्स हैं इन्वॉल्व है, वो बाइडन के ऊपर आएगा. और नेक्स्ट इलेक्शन में जो ऑपोजिशन है, रिपब्लिकन्स हैं, वो ये इस पॉइंट को उठाएंगे कि बाइडन की गलत पॉलिसी की वजह से इतना ज़्यादा अमेरिकन लाइफ का और रेवेन्यू का लॉस हुआ, एंड दिस कुड हैव बीन डन बेटर एंड दे डिडंट डू इट. और मोस्ट लाइकली बाइडन की इन हमाकतों की वजह से ट्रम्प दोबारा आ जाएगा. सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिस गोना हैपन. एंड पाकिस्तान जम्प्स इन, चाइना जम्प्स इन, रशिया जम्प्स इन, वहाँ से यूएस तो ऑलरेडी निकलने की कोशिश कर रहा है. एंड नाउ इफ़ यूएस थिंक्स कि सिर्फ इंडिया के बेसिस पे इट कैन हैव अ प्रेजेंस, देन दैट्स द स्टूपिडेस्ट मिस्टेक दैट बाइडन इज़ मेकिंग, बिकॉज इंडिया के साथ, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के साथ. और उसकी क्लासिक एग्जांपल आप ले लें कि February 27th 2019 में India tried to attack Pakistan, invade Azad Jammu Kashmir, along with help of Israel and US, and two of its planes got downed by Pakistan within minutes. और वो अलग बात है कि बाद में इसने खप डाल दी, शोर मचा दिया. अभी नंदन को हमने कैप्चर किया और इसने कहा हम तो, वो सारा पॉलिटिकल ड्रामा है. But when it comes to combat battle, Pakistan has proven itself to be a winner.
चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, चाहे वो बैटल हो, कोई भी बैटल हो, हम पाकिस्तानी लड़ते रहते हैं क्योंकि उनको मरने से डर नहीं लगता। इंडियंस को डर लगता है मरने से। सो जिस जिन जिन सोल्जर्स को मरने से डर नहीं लगता हो, वो भला क्यों परवाह करेंगे? दे विल कीप ऑन फाइटिंग। तो इस वजह से बाइडन की ये ख्याल कि अच्छा मैं अब इंडिया को पकड़ के मैं वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करा दूँ और जो इलाके तालिबानों ने ले लिए हैं वहाँ पे हम दोबारा से इंडिया को बिठा दें या गनी को बिठा दें, दैट्स नॉट गोना वर्क आउट। गनी अगर स्टेबल हुकूमत बना सकता पाकिस्तान की साथ बैठकर और आराम से बैठकर, और पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कोशिशें की हैं कि वो गनी के साथ हेलो हाय करें और प्यार मोहब्बत से बात करें। देयर हैव बीन पॉइंट्स कि जब हम गनी के साथ हमारी वॉर होने वाली थी लिटरली, कि वी वर एक्चुअली गोना गेट एंगेज्ड इनटू डायरेक्ट फ्रंट ऑन कोलिजन एंड कॉम्बैट बैटल, और हमने अपने आप को रिस्ट्रेन किया, पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेन किया कि नहीं, अफ़गानिस्तान है हमारा बरादर मुल्क है, भाई है, मुसलमान है, हम मुसलमान के साथ लड़ नहीं सकते। We tried to kind of mediate peace and everything with Ghani, but Ghani has issues. He has leadership issue. He's not a good solution to run Afghanistan, because if he was a good solution, he would have been able to do so in the last few decades. He has been the main guy in Afghanistan, and Afghanistan has been a total mess. And US and all these NATO forces and Afghans cannot blame it all on Pakistan. No. पाकिस्तान के तो अपने मसले इतने ज़्यादा हैं। आई मीन पाकिस्तान हैज़ बीन स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इटसेल्फ इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉक्सी अटैक्स हुए हैं, इंडिया ने इतने अटैक्स कराए हैं, NDS ने कराए हैं। आई मीन हाउ कैन यू ब्लेम पाकिस्तान के पाकिस्तान की वजह से गनी की हुकूमत नहीं चल रही? गनी ने तो खुद पाकिस्तान पे अटैक कराए हैं NDS के थ्रू। प्रूवन हमारे पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। And still we opened our arms and we said, brother, let's try to sit down and talk it out and kind of, get over our differences. But it didn't work out. He has his own mind frame. उसका अपना दिमाग है और उसका दिमाग नहीं चलता है. He is not fit to be a ruler. He is not honest. He is not honest to his country's आइडियोलॉजी। जो लीडर अपने मुल्क की आइडियोलॉजी के साथ सिंसियर नहीं होता ना, वो कभी भी मुल्क को ज़्यादा देर चला नहीं सकता। आपका जो अफ़गानिस्तान की जो बेसिक आइडियोलॉजी जो है ना सॉवरेनिटी की, वो गनी इसके साथ सिंसियर ही नहीं है। अभी ड्यूरैंड लाइन की जो शोर मचाते हैं, अगर आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं और ये कहें जी हमने अगर कि ड्यूरैंड लाइन को हमने इरेज करना है क्योंकि हम वो एग्रीमेंट्स मानते ही नहीं हैं, जब आप एग्रीमेंट की एक शिक नहीं मानोगे, कि आप ड्यूरैंड लाइन को नहीं मानोगे, आप उसको निगेट कर दोगे, उसको इरेज कर दोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली सारा का सारा एग्रीमेंट जो है इट फॉल्स थ्रू द क्रैक्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड इनवैलिड, which technically renders all of Afghanistan as still a colony of British. मतलब this, which still gives the right of ownership of Afghanistan to Queen Elizabeth. अभी भी क्वीन एलिज़ाबेथ के कॉमनवेल्थ में बहुत सारे इसके अलावा हैं कि वहाँ पे की कॉलोनीज़ बनी हुई है। दुनिया में अभी भी ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ पे ब्रिटिश बैठे हुए हैं एंड दे स्टिल क्लेम कि हाँ जी ये हमारा मुल्क है। तो आप जब ड्यूरैंड लाइन को इरेज करते हो और कहते हो कि नहीं हमने तो ड्यूरैंड लाइन को हमने माना ही नहीं और हम तो पाकिस्तान को, हमारा तो ये था वो था, हमने वो एग्रीमेंट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो जब आप ये कहते हो तो आप वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि आपने ब्रिटिश के साथ किए थे पीस के लिए, वो भी सारे के सारे कलअदम हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आप ऑटोमेटिकली प्री एग्रीमेंट बेसिस पर आप ब्रिटिश की कॉलोनी बन जाते हो। सो दिस गाय इज़ सो स्टूपिड, गनी इज़ सो स्टूपिड एंड ऑल हिज फॉलोअर्स आर सो स्टूपिड कि उनको ये नहीं पता कि अगर ये ड्यूरैंड लाइन को इरेज करने की कोशिश करेंगे, अगर ये पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेंगे, KPK को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अफ़गानिस्तान को भी नेटो फोर्सेस और ब्रिटिश
गवर्नमेंट के हाथ में बिल्कुल गोद में ला कर रख देंगे। तो ये तो पक्का पक्का ट्रेटर है। अगर अफ़गानियों को मेरी ये बात समझ आ जाती है तो आई होप वो ये बात समझें कि ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ गाय कि जिसको आप इंडोर्स करो एनी मोर। तालिबानों से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। यूएस के जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है, विमेन राइट्स की बात आती है, तो जो कुछ सऊदी अरेबिया में होता है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हो रहा है, यूएई के जो बादशाह है उसने अपनी बेटी के साथ जो किया, फिर उसकी बीवी जो है वो चली गई उसको छोड़ के, किसी वजह से छोड़ के गई क्योंकि वो अपनी छोटी सी बेटी की शादी बहुत बड़े से किंग के साथ मतलब किंग तो नहीं, प्रिंस के साथ करना चाह रहा था, तो वो घबरा के चली गई। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें बाइडन को नज़र नहीं आती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में औरत के साथ क्या हो रहा है उसके बेसिस पे उसको यहाँ पे लड़ाइयाँ जो हैं वो कंटिन्यू करनी है। इट इज़ नॉट अबाउट राइट्स एनी मोर। ह्यूमन राइट्स को तो छोड़ दें, डेमोक्रेसी छोड़ दें। इन्होंने आज तक कभी किसी ह्यूमन राइट, किसी डेमोक्रेसी की परवाह नहीं की। इनको सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, रीजनल, इनको वो चाहिए, क्लाउड चाहिए, इनको अपनी वहाँ पे रीजनल डोमिनेशन चाहिए, इनको चाइना को इनको कंटेन करना है। चाइना का सीपैक जो है वो हमारे जो थ्रू गुजर रहा है पाकिस्तान के थ्रू, उसको उन्हें तबाह करना है। चाइनीज़ पे आपने देखा है अटैक्स होने शुरू हो गए हैं बहुत ठीक ठाक। So, what I want to say right now is this. It is very important for all the anti-war organizations of the world to kind of sit together and try to end airstrikes in Afghanistan of any kind, whether it's India, whether it's any other country. And sooner than later, we should have a referendum or some kind of a plebiscite or some kind of a voting process that decides who is going to be the next ruler of Afghanistan. The earlier we do it, the better it is. I think that's the best solution of Afghanistan right now, and that's going to end all kinds of escalation and all kinds of conflicts immediately. If there is a voting process, like if there's an election, if there is like a referendum, a plebiscite, and we have a few candidates, some from Taliban's, some from the Ghani regime side and the different political parties, and they all kind of vote, participate in elections, and then one person is decided, one party comes out and emerges as the ruling party, then that tells the rest of the world that the president of Afghanistan has been decided democratically in accordance with the ideology of the country that conforms to Islamic rules of democracy, and no foreign actors should be allowed to stay within this sovereign, independent, autonomous country, including NATO forces that are trying to still sit at the Kabul airport, using it as a military base. I mean, under what Geneva Convention, Vienna Convention can you get away with using an airport, a civilian airport, as a military base? Where do you see that? Only in Afghanistan. And why is United Nations quiet about it? Why are all these anti-war organizations quiet about it, letting Kabul airport be hijacked by foreign forces who are supposed to leave a sovereign, autonomous country that they invaded long time ago and tried to fight a war there just to make money for the military-industrial complex, and at the cost of the lives of their own soldiers and at the cost of trillions of dollars of revenue of their own countries. So, I mean, are we gonna do something about it? Are we just gonna ye ho gaya, wo ho gaya? Because air strikes हो चुकी हैं, हेलमंद एरिया में एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, रशिया की फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी हो गई हैं, वहाँ से यूएस ने भी स्टोरियाँ डाल दी हैं, चाइना भी आ गया है, पाकिस्तान भी तैयार खड़ा है. This is going to be a World War III, and where's everybody? Where's Medea? Where's Code Pink? Where are the veterans against war? Where's everybody? Where are the anti-war organizations? Where's Antonio Guterres? Where's he? What is he doing?
अपना आप यहाँ पे फ़ौरन से पहले आप एयर स्ट्राइक्स बंद कराएं, आप इलेक्शंस कराएं, आप प्लेबिसाइड कराएं, उसमें तालिबान चाहे बन जाए चाहे कोई और बन जाए, लेकिन एक एक डिसाइड हो जाए। ये पावर वैक्यूम जिसको थ्रू फोर्स फिलअप करने की कोशिश हो रही है, ये फ़ौरन से पहले डिफ्यूज़ हो जाएगा। इलेक्शन कराएं आप अफ़गानिस्तान में फ़ौरन से पहले, और जो उसका विनर होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा विनर, बस बात ख़त्म। और ये सारे के सारे जो फॉरेनर्स हैं वो सब के सब निकले, इंक्लूडिंग हमारे प्यारे भाई अर्दुआन, तुर्की के जो हैं सदर, सब दे ऑल हैव टू गो, एवरीबडी हैज़ टू गो, पाकिस्तान हैज़ टू गो ऑल्सो। अफगानिस्तान अपना फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ये सॉवरेन कंट्री है, अपना ऑटोनमस है, और अगर हम चाहते हैं, इफ़ यू वांट पीस टू स्टे इन अफगानिस्तान and the world to stay peaceful, meaning that nothing weird comes out of Afghanistan that's going to impair the peace of the world, then we have to do this. We got to do this today. We got to do this right now. I'm post-call, honestly. I'm so exhausted. I still did this video because it's time sensitive. It has to be done right now by all the important people in the leadership positions right now. We have to call for elections to happen within the next week within Afghanistan. End of all violence, end of all kinds of escalation of war. No more airstrikes. If India tries to do another airstrike in Afghanistan under the Kabul regime of Ghani, then he has to be sanctioned. Modi and Ghani have to be sanctioned. Kabul airport has to be evacuated. All military based operations from Kabul airport have to be removed immediately. That has to be taken care of by international organizations. This is not how you procure peace. This is how you just escalate, aggravate violence. And a violent Afghanistan means a violent world. End of discussion. Allah Hafiz.